अंग्रेजों ने जानबूझकर कांग्रेस पार्टी बनाई थी ताकि सिचुएशन उनके हिसाब से चले। अगर कोई भी अंग्रेज अब मुझे दिख गया तो उसको मैं तुरंत गोली मार दूंगा। वो गाय की हड्डी को पीस के आटे में मिला दे रहे थे। कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो गुस्सा हो जाते हैं और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसी सेशन के बीच में एक दूसरे को जूता फेंक के मारते हैं। 120 लाशें तो जो वहाँ पे कुआं था उसी से निकली थी और नेताजी जुगाड़ लगा के हिटलर से भी मिलते हैं। गांधी जी एक नमक का ढेला उठा के अंग्रेजों के बनाए लॉ को तोड़ देते हैं। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी और तरीके इस्तेमाल हुए थे जिसकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। ये तरीके ऐसे थे जो कभी पूरी दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं हुए थे और ये जो हमारे देश की आज़ादी की कहानी है वो बहुत ही यूनिक है। तो इस एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था। ईयर 1837 आने तक पूरे देश के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया था। अंग्रेजों को पता था कि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी आर्मी बढ़ा रही थी। अब इतने सारे अंग्रेजों को आर्मी बढ़ाने के लिए भारत में लाना पॉसिबल तो था नहीं, इसलिए अंग्रेजों ने लोकल इंडियंस को अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। लोकल इंडियंस को आर्मी में तो ये भर्ती कर रहे थे पर इनको भरोसा नहीं था इन पर, इसलिए इंडियंस को सिर्फ सिपाही की पोस्ट तक ये हायर करते थे, ऊपर अंग्रेज खुद रहते थे। फिर लॉर्ड डलहौजी 1848 में एक रूल लाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप। इस रूल में ये था कि किसी भी राजा का अगर खुद का बेटा नहीं है तो उसके मृत्यु के बाद जो उसका पूरा राज्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। अगर उसने किसी को गोद लिया है तो उससे मतलब नहीं है, वो अगर चाहे तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दे सकता है, लेकिन पूरा साम्राज्य जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। इस रूल को इम्प्लीमेंट करते ही सतारा को इन्होंने अपने अंडर में लिया, फिर जैतपुर, संभालपुर, छत्तीसगढ़ जिसे छोटा उदयपुर भी कहते हैं, फिर झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से बहुत ही बहादुरी से लड़ती हैं, लेकिन अंग्रेजों के पास एडवांस हथियार होने के कारण वो हार जाती हैं और लड़ते लड़ते ही शहीद हो जाती हैं। 1856 में अंग्रेज हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए। इसमें अंग्रेजों ने कहा कि जो विधवा औरतें हैं उनकी शादी कराई जा सकती है और उनका जो प्रॉपर्टी पे हक है वो अभी उनको दिया जाएगा। ईयर 1855 में अंग्रेजों ने यूके में एक गवर्नमेंट फैक्ट्री से बात करके एक नई पैटर्न की राइफल बनवाते हैं जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब ये जो नई पैटर्न की राइफल थी उसकी बुलेट को कार्ट्रेज बोलते थे। कार्ट्रेज के ऊपर एनिमल फैट से ग्रीसिंग किया जाता था। जब ये बात सैनिकों को पता चलती है कि वो जो मुंह से काट काट के गोली चला रहे हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी है, इसके बाद हिंदू मुस्लिम दोनों टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि ये चीज उनके धर्म के खिलाफ थी। सिपाही मंगल पांडे अपने साथी सिपाहियों से कह रहे थे कि आगे आओ, अभी आगे नहीं आओगे तो कभी नहीं आओगे। इसके बाद मंगल पांडे कहते हैं कि अगर अब मुझे कोई भी अंग्रेज दिख गया तो उसको मैं तुरंत गोली मार दूंगा। उसी टाइम पे लेफ्टिनेंट बॉग जो थे वो उसी तरफ आ रहे थे। मंगल पांडे तुरंत उसे गोली मार देते हैं, लेकिन फिर मंगल पांडे पकड़े जाते हैं। धीरे धीरे पूरे इंडिया में इसका इम्पैक्ट पड़ता है और ये जो कार्ट्रेज की कहानी है इसके बारे में हर तरफ बात होने लगती है और पूरे इंडिया के सिपाही कार्ट्रेज यूज करने से मना करने लगते हैं। और इसी बीच एक अफवाह फैला दी जाती है कि अंग्रेज आटे में गाय की हड्डी पीसकर मिला दे रहे हैं। अब ये जो हो रहा था उससे देखकर अंग्रेज गुस्सा बहुत हो रहे थे, तो इसके सल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो लोग थे जो मना कर रहे थे कि हम कार्ट्रेज यूज नहीं करेंगे, बड़े ग्राउंड में उनको बुलाया गया, उनका कोर्ट मार्शल किया गया, के सामने उनका शर्ट फाड़ा जाता है, हथियार छीने जाते हैं और उनको 10-10 साल की सजा सुनाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। अब ये सब देखकर इनके साथी जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अगले दिन 10 मई 1857 को संडे था और ज्यादातर अंग्रेज इस दिन चर्च में थे, तो इस दिन सिपाही जेल में घुसते हैं और जेल में बंद अपने साथी सिपाहियों को छुड़वाते हैं। जो अंग्रेज ऑफिसर्स वहाँ पे थे उनको मार देते हैं और गोला बारूद सब लूट के जेल में आग लगा देते हैं और वहाँ से भाग के दिल्ली जाते हैं और वहाँ के इंडियन सिपाहियों के साथ मिलके ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारते हैं और अब इस समय तक दिल्ली पर इंडियन सिपाहियों का कंट्रोल हो जाता है। अब सभी क्रांतिकारी सिपाही बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाते हैं। बहादुर शाह के लीडर बनते ही ये जो लड़ाई थी इसका नेचर ही चेंज हो जाता है। जिसको छोटा मोटा रिवॉल्ट कहा जा रहा था वो तुरंत एक वार में बदल जाता है। अंग्रेजों के अगेंस्ट अब जगह जगह पर रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। अंग्रेज तुरंत हरकत में आते हैं और यूके से
सिपाही मंगवाते हैं। ब्रिटिश फोर्स दिल्ली पहुंचती है और अंग्रेज बहादुर शाह के दोनों बेटों को मार देते हैं। 21 सितंबर को दोबारा अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर को लाइफ टाइम सजा सुना दी जाती है और उनको उनके वाइफ के साथ रंगून के जेल में बंद कर दिया जाता है। अब अंग्रेज इस रिवॉल्ट को किसी तरह बंद करने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो पूरा रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसमें हारने के मेन रीजन यही थे कि एक तो कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, दूसरा सब अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था और कई स्टेट के राजा ने तो अंग्रेजों का सपोर्ट भी किया था। उन्होंने अपने फायदे से मतलब रखा, लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश गवर्नमेंट यूके के पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1588 लेके आती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल करती है और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से बाहर चली जाती है। इसको ब्रिटिश राज भी बोलते हैं। इंडियंस को खुश करने के लिए कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव चेंज भी लाए जाते हैं और ऐसे रूल्स जो थे उनको हल्का किया जाता है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था उसको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अंग्रेज जो इंडिया के अंदर आते थे वो इंडियंस को छोटा समझते थे। कोई भी अंग्रेज आके इंडिया में रहना नहीं चाहता था, उनका बस इतना ही मतलब था इंडिया के अंदर आए, वो इंडिया के रिसोर्स लें और यूके के अंदर ट्रांसफर कर दे। इस समय अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे, जिसके खिलाफ किसानों ने रिवॉल्ट किया। तब अंग्रेज मान जाते हैं, जिससे किसानों को थोड़ा राहत मिलती है। अब इस टाइम तक अंग्रेजों के काम में दिक्कत ना हो, इसलिए लोगों को इंग्लिश सिखाई, एजुकेशन वगैरह कराई, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे टेलीग्राम, ताकि उनका काम ना रुके। इसलिए इस टाइम तक कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया था और इस टाइम पे जो कई इंडियन मिडिल क्लास के जो लोग थे पढ़ाई लिखाई करने लग गए थे। पढ़ाई लिखाई की वजह से यूके और देशों में जाने लगे थे, तो उन्होंने देखा कि यूके के अंदर जो डेमोक्रेसी इक्वालिटी है वो इंडिया से अलग है। इंडिया के अंदर जो अंग्रेज थे वो छोटा समझते थे इंडियंस को। इस टाइम पर इंडिया में आवाज उठना शुरू होती है डेमोक्रेसी और इक्वालिटी की। इससे पहले इनको यह लगता था कि कोई न कोई इन पर राज करेगा ही करेगा, नहीं तो ये सही से काम नहीं कर पाएंगे। इस टाइम पे जो इंडियन लॉयर्स थे वो अभी काफी स्किल्ड हो गए थे, वेल एजुकेटेड थे, इसलिए आप नोटिस करेंगे जितने भी फ्रीडम फाइटर लीडर्स थे वे लॉयर्स थे। नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, महात्मा गांधी, सब के सब लॉयर्स थे। 28 दिसंबर 1885 को 69 इंडियंस और 3 अंग्रेजों के द्वारा नेशनल कांग्रेस पार्टी बना के अनाउंस कर दी जाती है। इसमें ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पीपीपी मॉडल यानी प्रेयर, प्रोटेस्ट और पिटीशन का यूज करके कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज रखेगी। ये जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी वो अंग्रेजों ने जानबूझकर बनवाई थी ताकि सिचुएशन उनके हिसाब से चले और अंदर की सभी बातें उनको पता चलती रहे। जब ये कांग्रेस पार्टी बनी थी, शुरू में जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उनका मानना था कि अंग्रेज जो है ये खराब लोग नहीं है, बस हम अपनी प्रॉब्लम इनको समझा नहीं पा रहे हैं। आगे चल के इनका ये विश्वास टूटा है। ये जो कांग्रेस पार्टी बनी थी उसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये मॉडरेट लीडर थे। गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे और इन्हीं के हिसाब से चलते थे। कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर थे वो अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखना शुरू करते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है और उल्टा जो राइट्स ऑलरेडी थे उनको भी नए नए एक्ट पास करके छीन लिया जा रहा था। ईयर 1896 से 1900 के बीच में भुखमरी फैल जाती है, जिसमें 90 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इसके कारण कांग्रेस के अंदर 2 ग्रुप बन जाते हैं जो आपने सुना भी होगा, गरम दल और नरम दल। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। इससे अंग्रेजों का मेन मोटिव हिंदू मुस्लिम्स के बीच फूट डलवाना था। इससे लोग गुस्सा होके कलकत्ता टाउन हॉल में इकट्ठा होते हैं और यहाँ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। विदेशी चीजों का बाइकआउट कर दिया जाता है, लेकिन अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम में डिवाइड बना रहे। अंग्रेजों की ये ट्रिक काम करती है और दिसंबर 1906 में कुछ मुस्लिम्स के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी बना दी जाती है। इसी सेम मंथ में मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। अब अगले साल यानी ईयर 1907 में कांग्रेस के सेशन के बीच में नरम दल और गरम
परम दल एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसी सेशन के बीच में एक दूसरे को कुर्सी टेबल खींच के मारते हैं। ईयर 1911 में बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसे अंग्रेज वापस ले लेते हैं। दिसंबर 1960 में जिन्ना कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते हैं और दोनों पार्टियां मिलकर स्वराज की लड़ाई लड़ती हैं। स्वराज का मतलब ये था कि ये अपने लिए सही से काम कर सके, लेकिन अंग्रेज जो है वो रहेंगे भारत में, उनको भगाया नहीं जाएगा पूरी तरह से। इसके बाद डेट आती है 9 जनवरी 1915 और इस दिन इंडिया के अंदर एंट्री होती है गांधी जी की। गांधी जी सबसे पहले 2 सालों तक पूरे इंडिया में घूमते हैं, सभी की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। गांधी जी अब कहीं भी जाते थे तो लोगों की भीड़ लग जाती थी, जो वो बोलते थे तो लोग सुनते थे, मतलब लोग गांधी जी को पसंद करने लगे थे। गांधी जी आम जनता के पास गए, उनको समझाया, उनको इकट्ठा किया, जिससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। गांधी जी ने चंपारण के अंदर किसानों के साथ सत्याग्रह चालू किया। जब अंग्रेज देखते हैं कि लोगों के ऊपर मार डंडे किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा तो वो थक हार के उनकी बात मान जाते हैं। फिर गांधी जी अहमदाबाद में वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने के लिए हंगर स्ट्राइक करते हैं, जिससे मिल का सारा काम रुक जाता है, जिससे परेशान होकर मिल मालिक 30% बढ़ोतरी करने के लिए रेडी हो जाता है। बहुत ही कम टाइम में गांधी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। फिर अंग्रेज 1990 में एक एक्ट लाते हैं। इस एक्ट में मेनली 2 पॉइंट्स थे। पहला था कि कोई भी कार्यकर्ता ऐसे वायलेंस वगैरह करता हुआ पाया गया तो उसे तुरंत कोर्ट वगैरह बिना ले जाए 2 साल की सजा सुना दी जाएगी। दूसरा ये था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आपके घर में न्यूज़पेपर तक है जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया है, उस केस में भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिससे सभी इंडियंस काफी गुस्सा हो जाते हैं। जब ये सारी चीजें चल रही थी तब लोग कहते थे न दलील न वकील न अपील। ये लाइन उस समय पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, तो ये फिर से बहुत बड़ी बात थी। तो इसके खिलाफ फिर से गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। इस आंदोलन में आम लोग भी शामिल हुए। 13 अप्रैल 1990 को करीब 10,000 लोग जलियांवाला बाग एक जगह है पंजाब में, वहाँ इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर वहाँ पहुँच जाता है। अब जलियांवाला बाग में एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। अब जनरल डायर उसी जगह पे अपने टीम के साथ खड़ा हो जाता है और फायरिंग स्टार्ट करवा देता है। 120 लाशें तो जो वहाँ पे कुआं था बस वहीं से निकली थी। इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस बात से पूरे देश में हल्ला हुआ। गांधी जी भी इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा हताश हो गए थे और सबको साथ लेके अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। पूरी तरीके से विदेशी चीजों का बॉयकॉट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाना होगा। अक्टूबर 1924 में ये लोग मिलकर HSRA नाम से एक पार्टी बनाते हैं। ये पार्टी इंडियन यंगस्टर्स को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित करती है और जगह जगह पर ये एग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिससे अंग्रेजों का काफी नुकसान हो रहा था। जब अंग्रेज इन सबसे परेशान हो जाते हैं तब वो इंडियंस को चैलेंज करते हैं कि अगर आप खुद का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आओ जो इंडिया में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग मान जाए, अगर आप इस काम में कामयाब हो जाते हैं तब ब्रिटिश सरकार खुशी खुशी आपके सारे रिफॉर्म मान जाएगी। चैलेंज मिलते ही सभी पार्टियां तेजी दिखाती हैं और इस काम पर लग जाती हैं। अभी भी जगह जगह पे विद्रोह चालू था। ऐसे ही 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय स्टूडेंट्स को लेकर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इस बात से लाहौर ASP गुस्सा हो जाते हैं और लाठी चार्ज का ऑर्डर दे देते हैं। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को इतनी ज्यादा लाठियां पड़ जाती हैं कि वो शहीद हो जाते हैं। लाला लाजपत राय को जितने भी यंग क्रांतिकारी थे वो उनको अपना आइडल मानते थे। इसमें भगत सिंह जो थे वो उनको बहुत ज्यादा मानते थे। इसके बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये लोग ASP जेम्स स्कॉट को मारने चले जाते हैं, लेकिन पहचानने में गलती हो जाती है और ये लोग दूसरे अंग्रेज ऑफिसर को मार देते हैं। फिर 24 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी सुना दी जाती है। वहीं इधर कांग्रेस पार्टी में यंग लीडर्स चाहते थे कि पूर्ण स्वराज की मांग हो और बाकी जो लीडर्स थे उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स भड़क जाएंगे इस बात से, तो जो हमारा मेन मोटिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। कांग्रेस में दरार न आ जाए इसलिए गांधी जी बीच बचाव करते हैं और सबको एक पे लाते हैं कि अब से पूर्ण स्वराज की ही मांग होगी। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने नमक पर टैक्स लगाया था और नमक का पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से डाडी पैदल निकल जाते हैं और डाडी बीच पर पहुंच के एक नमक का ढेला उठा के अंग्रेजों के बनाए नियम को तोड़ देते हैं। यहाँ
नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है। इसको अंग्रेज रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी से मिलते हैं और इसमें ये होता है कि अब इंडियंस भी नमक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके बदले में गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस पार्टी को एक तरह से इंडियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया था। दूसरी तरफ भगत सिंह जी की फांसी की डेट पास आ रही थी। कई इंडियंस लीडर्स उनको बचाने की कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। 24 मार्च की जगह 30 मार्च को ही भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। और उधर सुभाष चंद्र बोस इंडिया के कोने कोने में इंडिपेंडेंस एक्टिविटी करने लग गए थे। 1940 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं। वहाँ लोग उनको नेताजी नेताजी कहने लगते हैं और फिर नेताजी जुगाड़ लगा के हिटलर से भी मिलते हैं। और इधर इंडिया में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इस मूवमेंट ने अंग्रेजों को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ इंडिया के बाहर सुभाष चंद्र बोस अपनी प्लानिंग रेडी कर लेते हैं और अपनी एक आजाद हिंद फौज बना लेते हैं और जापान, अंडमान एंड निकोबार को भी इनको दे देता है। फिर नेताजी वहाँ पे जाके तिरंगा लहरा देते हैं। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी जापान के साथ मिलकर मणिपुर, नागालैंड इधर के काफी हिस्से जीत जाते हैं और यहाँ तिरंगा फहरा देते हैं। इतने सारे रिवॉल्ट मूवमेंट और आजाद हिंद फौज की वजह से अंग्रेजों का बहुत नुकसान हो रहा था और जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर थे वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। अब इन सबसे अंग्रेजों का नुकसान होना तय था और मेन जो अंग्रेज इंडिया में आए थे वो इंडिया के रिसोर्स को लेने आए थे और रिसोर्स लेके ऑलरेडी उन्होंने इंडिया को गरीब तो बना ही दिया था। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि इंडिया में अब रहना एक घाटे का सौदा है। 10 फरवरी 1947 को यूके के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। इंडिया के पास अब खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगी जिसको अब इंडिया के लोग चलाएंगे और ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर चले जाएंगे। और 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिलती है और हमारा देश इस दिन को आजाद हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।